हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज देख रहे हैं आप जो क्लास वो इंग्लिश की होने वाली है। पिछली क्लास में हमने समझा था एडवर्ब के बारे में और इसी में हम आगे बढ़ेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारा अगला टॉपिक है प्रीपोजिशन, हम उसे समझते हैं। प्रीपोजिशन जैसे कि इसके नाम में लिखा है कि ये प्रीपोजिशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के पहले लगता है। तो प्रीपोजिशन बेसिकली ऐसे शब्द होते हैं जो सेंटेंस में हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या फिर टाइम को बताते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक प्रीपोजिशन। ठीक, तो प्रीपोजिशन is a word that show positional relation of a noun। ठीक है, रिलेशन ऑफ ए नाउन। ठीक है, तो ये है हमारी एक छोटी सी डेफिनेशन प्रीपोजिशन को लेकर, जो कि आपको बताती है कि प्रीपोजिशन ऐसे शब्द हैं जो कि पोजिशनल रिलेशन बताते हैं किसका, नाउन का, कि इस नाउन की कोई भी जो पोजीशन है वो क्या है ना। नाउन के वो नाउन भी हो सकता है या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है इन द सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस में कोई भी आए, चाहे नाउन आए या प्रोनाउन आए, उसकी क्या पोजीशन रहेगी ये कौन बताएगा, ये हमारे प्रीपोजिशन बताएंगे। चलिए, जैसे एग्जाम्पल है, शी इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। ठीक, टीचर वॉज इन क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले सेंटेंस में बताया है शी इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, तो उसकी पोजीशन बता दी कि वो कहाँ पर है, रोड के पार खड़ी है। यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में टीचर वॉज इन क्लास, तो उसमें बता दिया कि टीचर जो है वो कहाँ पर है, क्लास में है। तो ऐसे वर्ड जो हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता रहे हैं। नाउन या प्रोनाउन जो है इनकी पोजीशन को बता रहे हैं कि ये सेंटेंस में कहाँ पर लोकेट करते हैं। तो शी यहाँ पर अक्रॉस द रोड है और टीचर कहाँ पर है, क्लास में है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है किसके, प्रीपोजिशन के, इन्हें आप नोट कीजिए। फिर हम प्रीपोजिशन से संबंधित जितने भी रूल्स रहेंगे उन्हें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो हमारे पहला रूल रहेगा ट्रैवल और मूवमेंट को लेकर। ठीक है, इसमें फ्रॉम, एट, बाय, इन, ठीक, ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड रहेंगे। ठीक है, ऑन, ऑन टू, ऑन टू। चलिए अब समझते हैं कि इसमें कौन सा रूल जो है वो अब लगने वाला है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम। जब भी हम कहीं पर जाते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो ये वर्ड जो है ये आते हैं। जैसे ही ट्रैवल्ड डेली फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। ठीक है, तो जैसा कि इसमें आपने देखा
इसमें क्या बताया जा रहा है कि ही जो है ये ट्रैवल कर रहा है और डेली कर रहा है, लेकिन उसमें वो बता रहा है कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो उस पहले स्थान के पहले प्लेस के पहले उसने ये जो वर्ड है फ्रॉम, ये बताया कि मैं यहाँ से यहाँ तक डेली ट्रैवल कर रहा हूँ। तो आपने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया, देखें आप, हमने यहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल किया जो कि ट्रैवल और मूवमेंट में आता है। जैसे कि एक और सेंटेंस है, ठीक, दे अराइव्ड इन इंडिया इन मार्च, दे अराइव्ड इन इंडिया, ठीक है, इन मार्च। तो यहाँ पे 2 बार इन आया है, ठीक है, और वो ये बता रहे हैं कि कोई इंसान उसका मूवमेंट हुआ है, मतलब वो वहाँ से ट्रैवल कर कर इंडिया में आया है, ठीक है। और इसमें एक ड्यूरेशन दी है कि इस ड्यूरेशन में आया है। एक फिक्स डेट दी होती तो फिर हम यहाँ पर इन नहीं लगाते, वहाँ पे हम लगाते ऑन 5 मार्च, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, जब हम एक ड्यूरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम इन का इस्तेमाल करते हैं या बाय का इस्तेमाल करते हैं, और जब एक फिक्स डेट की बात करते हैं फिर हम वहाँ पर ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो चलो, ये थे हमारे सेंटेंस ट्रैवल और मूवमेंट को लेकर। आगे बढ़ते हैं। चलो, अब है ओवर और एबव। ठीक है, चलिए समझते हैं ओवर और एबव को कि ये ओवर और एबव जो है ये क्या होते हैं। तो एबव एंड ओवर, दोनों का मतलब क्या होता है, हायर देन, ठीक है। अगर हम बात करें अबव की, तो अबव का मतलब भी ऊंचा होता है या ऊपर होता है, और ओवर जो रहता है इसका मतलब भी क्या होता है, हायर देन, ऊपर। लेकिन दोनों में डिफरेंस रहता है। ओवर यूज्ड फॉर कवरिंग, दोनों में क्या डिफरेंस रहता है कि जो ओवर रहता है वो ज़्यादातर किसी ऐसी चीज़ में यूज़ किया जाता है जब वो उसको कवर कर रहा हो, कवरिंग में उसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कवरिंग ऑन द अदर साइड। मतलब अगर हम किसी एक साइड को कवर कर रहे हैं तो वहाँ पर हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सेंटेंस से समझ में आ जाएगा आपको क्या हो जाएगा। जैसे देयर इज ब्रिज ओवर द रिवर। अब इसमें इस ओवर का इस्तेमाल कैसे हो रहा है कि नदी के ऊपर क्या बनाया गया, पुल बनाया गया। तो पुल बनाने से उसने उसके ऊपर मतलब एक उसको कवर कर लिया उस जगह को, ठीक है। तो जो ब्रिज है ये जब नदी है, ठीक है, इसके ऊपर ही तो ऐसे बनेगा, तो एक हिसाब से ये जो जगह है इसके ऊपर आ गया, मतलब हायर हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा हायर देन। और साथ में वो इस जगह को भी क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, इसलिए हम उसको ओवर बोलेंगे, ना कि एबव बोलेंगे कि देयर इज ब्रिज एबव द रिवर। यहाँ पे होगा देयर इज ब्रिज ओवर द रिवर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। देखिए, वाइट फ्लैग्स वर
वेव्ड above द बिल्डिंग। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें अब इस सेंटेंस को आप देखें, इसमें हमने किसका इस्तेमाल किया, above का। इसमें बताया कि वाइट फ्लैग मतलब सफ़ेद झंडे जो हैं ये कहाँ पर लहरा रहे हैं, बिल्डिंग के ऊपर। तो आप ये बताइए क्या इस सेंटेंस में फ्लैग्स ने, झंडों ने बिल्डिंग को कवर किया, नहीं किया, और उसके ऊपर भी आए। ठीक है ना, मतलब एबव का इस्तेमाल क्यों है कि फ्लैग्स जो हैं वो झंडे जो हैं वो बिल्डिंग के ऊपर लगे हैं, लेकिन ऊपर लगे तो हैं, लेकिन उन्होंने बिल्डिंग को कहीं भी कवर नहीं किया। तो इसलिए हम यहाँ पर एबव का इस्तेमाल करेंगे, ना कि ओवर का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से समझते हैं, ओवर किसी चीज़ के ऊपर भी आएगा और उस जगह को वो कवर करेगा। इसलिए आपने सुना होगा जब ब्रिज बनाए जाते हैं तो या तो हम उनको ओवर ब्रिज कहते हैं, ठीक है, या फिर अंडर ब्रिज बोला जाता है। ठीक है, इनको ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज उसी हिसाब से बोला गया है कि क्योंकि ये फिजिकली कांटेक्ट में जब रहते हैं तो किसी भी सरफेस को जब कवर करेंगे तो वो ओवर रहेगा, और अगर किसी भी सरफेस के नीचे आए जाएंगे तो फिर वो अंडर रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस ओवर एंड अबव। अबव जनरली यूज़ किए जाते हैं हायर सरफेस में, ओवर कब यूज़ किया जाएगा, जब वो उस जगह को कवर कर रहा होगा। आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलो इसके बाद हम इसी का जो अपोजिट है अंडर, ब्लो और बीनीथ, ठीक है, इसे समझते हैं। चलिए, इन तीनों का मतलब क्या होता है, नीचे, मतलब लोअर देन। ठीक है, लेकिन अंडर जो रहता है, अंडर डिनोट्स फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है, चलिए समझते हैं सेंटेंस को। अंडर जो है, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अंडर जो रहता है वो फिजिकली कांटेक्ट में अगर जब आता है कोई चीज, कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट, तो उस समय हम इस्तेमाल करते हैं अंडर का। ठीक है, जैसे द ओल्ड मैन क्रश्ड अंडर द कार। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया अंडर। एक मिनट, इसको पूरा लिख देता। ओल्ड मैन वॉज क्रश्ड, द ओल्ड मैन वॉज क्रश्ड अंडर द कार। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ओल्ड मैन है, इसको पूरा लिख लीजिए यहाँ से, द ओल्ड मैन वॉज क्रश्ड अंडर द कार। ठीक, तो कहीं ना कहीं इस कार का और इस इंसान का एक कांटेक्ट हुआ, तो इसी वजह से, और कार, वो आदमी उस कार के नीचे आया, तो उस नीचे आने की वजह से यहाँ पर लिखा है क्या, अंडर, क्योंकि इन दोनों को, यहाँ पे कार का और ओल्ड पर्सन का, इन दोनों का एक कांटेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे आएगा सेंटेंस कि द ओल्ड मैन वॉज क्रश्ड अंडर द कार। चलो एक और सेंटेंस, शी kept money under the bed। ठीक, तो यहाँ पे भी वो बता रहे कि पैसा जो है वो कहाँ रखा है, वो बेड के नीचे रखा है। तो कहीं ना कहीं पैसा और बेड ये एक कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेड के नीचे आ रहा है पैसा। ठीक, तो कहीं ना कहीं पैसा जो है वो बेड के नीचे वाले सरफेस में है, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है अंडर। ठीक है, तो ओवर जब किसी ऊपरी सरफेस को कोई चीज़ कवर कर रही हो तो ओवर आएगा, और अगर किसी सरफेस के हम नीचे रहेंगे, वहाँ पर कोई कांटेक्ट रहेगा, जैसे आई सिट अंडर द ट्री। ठीक, मैं कहाँ बैठ गया, पेड़ के नीचे।
आई सिट अंडर द ट्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर आ जाएगा। चलिए, तो ये था अंडर को लेकर रूल्स। अब बात करते हैं बिलो की। कि हमारा जो बिलो है वो कहाँ यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड when when there is space between two surface। ठीक, मतलब जब दो सतह के बीच में कोई खाली स्पेस आता है तो उस सतह के जो बीच की जगह रहती है वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं ब्लो का। ठीक है, सेंटेंस समझिए कि दे प्लेस्ड द लैम्प बिलो द अलमीरा। ठीक है, तो बता रहे हैं कि अलमीरा के नीचे उन्होंने क्या रख दी, लैम्प। ठीक, तो यहाँ पे जो खाली जगह थी अलमीरा के पास, दो सरफेस थे, उसके बीच में जो खाली जगह थी वहाँ पे हमने क्या प्लेस कर दिया, लैम्प को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है ब्लो। चलो, अब है अगला वर्ड अंडर। अंडर हम समझ चुके हैं आई थिंक, बीनीथ। ठीक है, लेकिन अंडर का एक यूज़ और है, वो और समझ लेते हैं। अंडर ठीक है, अगर रैंक्स में कोई जूनियर है, ठीक है, कहीं पे हम ऑफिस में कहीं पे काम कर रहे हैं किसी पोस्ट पे, तो अगर कोई अपन से जूनियर रहेगा तो उसे भी हम किससे बोलेंगे, अंडर से। जैसे ही इज़ अंडर मी, वो मेरे अंडर में है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं अपन बीनीथ। ठीक है, बीनीथ जो है उसका भी सेम मीनिंग होता है अंडर की तरह। मतलब जो मीनिंग अंडर का होता है वही मीनिंग उसका होता है कि नीचे, बट इट इज़ लेकिन इसका इस्तेमाल हम एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग में करते हैं। ठीक है, तो बीनीथ जो है वो अंडर की ही तरह है, किसी भी सरफेस के नीचे। लेकिन बीनीथ जो रहता है वो ऐसे आइडियाज़ के लिए किया जाता है, ऐसे फील्स के लिए किया जाता है जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, जितने भी आइडियाज़ फीलिंग्स हैं हमारी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, तो ऐसे ही मीनिंग्स के लिए हम बीनीथ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे इट इज़ beneath his dignity to beg money। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहा है, उनकी डिग्निटी की बात। ठीक है, देखो तो कहीं ना कहीं डिग्निटी एक फील है, एक सम्मान की बात है, ये हमारा एक भाव है, तो इसके साथ हम बीनीथ का इस्तेमाल करेंगे। मतलब भी इसका वही निकलेगा, बाकी सबका निकलेगा कि ये उनके सम्मान के नीचे है कि वो क्या मांगे, पैसे उधार मांगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं अपना टाइम और डेट, टाइम एंड डेट। ठीक है, इसमें हमें किसका करना है, यूज एट, ऑन, बाय और फिर इन। ठीक है, जैसे ऑन, चलो हम सीधे सेंटेंस समझते हैं। चलिए, तो मतलब टाइम और डेट इनका इस्तेमाल करना है कि वो कौन सा समय रहेगा जहाँ पे हमें इन, एट, ऑन, बाय का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कभी अगर कोई डेट आ रही है तो हमें वहाँ पे किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो चलो एक सेंटेंस है, जैसे वी लेफ्ट ऑन द इवनिंग ऑन द 6th at 5:30 PM। ठीक, चलो ये हमारा सेंटेंस है कि वी लेफ्ट ऑन द इवनिंग ऑफ द 6, ये ऑफ है, ठीक है, ऑफ द 6 at 5:30। ठीक, तो ये ऑफ जो आपको दिख रहा है ये इस डेट के लिए बता रहे हैं। ठीक है, ये ऑफ जो है हमारा यहाँ पे, ये जो ऑफ है, ऑफ ये यहाँ पे 6th जो डेट है उसके लिए बता रहे हैं कि 6 तारीख की शाम को हमने छोड़ दिया, मतलब हम चले गए। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है टाइम, और टाइम के आगे हमने क्या लगाया है, एट, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हमने एट का यूज़ किया है, और एक स्पेसिफिक डेट के लिए हमने ऑफ का इस्तेमाल किया है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को अगर ऐसे लिखें, अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, वी लेफ्ट इन द इवनिंग, ठीक है, और फिर आगे हम अगर कुछ नहीं लगाएंगे तो फिर हम उसमें सिर्फ इन लगाएंगे कि हम शाम को निकल गए, हम शाम में चले गए। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहता है कि एक ही सेंटेंस जो है अगर हम उसमें स्पेसिफिक डेट और टाइम को मेंशन करेंगे तो फिर हम यहाँ पे अलग अलग प्रीपोजिशन लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ इवनिंग लिखेंगे, आगे का मेंशन नहीं करेंगे, तो फिर हम वहाँ पर इन लगाएंगे। ठीक है, चलो चलो अब समझते हैं अपन अगले कुछ वर्ड्स को। जैसे कुछ वर्ड लिखे रहते हैं, ऑन टाइम, ठीक है, ऑन टाइम, ऑन टाइम कहाँ पे यूज़ किया जाता है, एट अरेंज टाइम, मतलब ऑन टाइम का मतलब होता है वो टाइम जो हमें निर्धारित किया गया है। ठीक है, जो टाइम फिक्स टाइम हमें दिया गया है उसको हम बोलते हैं ऑन टाइम। जैसे सेंटेंस आपने सुना होगा, द ट्रेन इज रनिंग ऑन टाइम, मतलब ये बता रहे हैं कि ट्रेन जो है वो कैसी चल रही है, ऑन टाइम चल रही है, जो टाइम उसका एक निर्धारित समय है वो उस पर है। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर इसकी जगह पे इन टाइम आ जाए, इन टाइम, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है। ऑन टाइम तो भाई वो हो गया जो टाइम हमने आपको अरेंज करके दिया कि यार आवर मीटिंग इज़ ऑन टाइम, 5 बजे का दिया था, 5 बजे वो मीटिंग स्टार्ट हो गई, तो ये ऑन टाइम है। लेकिन इन टाइम क्या होगा, इन टाइम का मतलब होगा कि जब कोई चीज़ नॉट लेट, मतलब एक हिसाब से अरेंज टाइम ही होगा, लेकिन फिर भी वो लेट ना हो तो उसको हम ऑन टाइम की जगह क्या कह सकते हैं, इन टाइम। पैसेंजर्स
शुड इन टाइम एट रेलवे स्टेशन। मतलब कि पैसेंजर्स को हमेशा इन टाइम मतलब अपने समय पर रेलवे स्टेशन पर होना चाहिए। ठीक, इसमें और इसमें हम कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे बता देते हैं। देखो, अरेंज टाइम और ये हो रहा है नॉट लेट। इसको आप ऐसे लिख दो, नाइदर बिफोर नॉर डिले। ठीक है, ना तो पहले ना ही डिले, मतलब वो चीज़ जो ना तो समय से पहले हो ना समय के बाद हो, लेकिन इसका मतलब जरूर होता है कि हमें लेट नहीं होना है, हमें ज़रूर समय पर ही पहुंचना है। ये पहले नहीं आ सकती ना, ना ही बाद में आ सकती है, ये अपने निर्धारित समय पर आएगी। ठीक है, चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझते हैं हमारे कुछ रूल्स को। ये तो हमारे टॉपिक थे, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे कुछ रूल्स। ठीक है, समझते हैं इनके कि when the object of the preposition is related noun, that preposition is used। ठीक है, तो ये है हमारा रूल कि जब हमारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, एक, जब हमारे ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, एक रिलेटिव नाउन, एक रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव नाउन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये रहेगा, तो उस समय हमारा प्रपोजिशन कौन सा यूज करेंगे हम, दैट। ठीक है, उस समय कौन सा प्रपोजिशन यूज किया जाएगा, दैट। सेंटेंस है जैसे दिस इज द बुक दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर। ठीक है, ये वो किताब है जिसे मैं कब से देख रहा था या ढूंढ रहा था। जैसे दिस इज द पिक्चर दैट शी ऑलवेज टॉक्स ऑफ। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई ये वो किताब है। ठीक है, तो इस बुक के हिसाब से हमने यहाँ पे प्रपोजिशन क्या लगा दिया, दैट। तो ये वो किताब है जिसे मैं कब से ढूंढ रहा था। ये वो पिक्चर है जिसे वो हमेशा, जिसके बारे में वो हमेशा बात करती थी। तो ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन में हमारा प्रपोजिशन क्या होगा, हमारा प्रपोजिशन होगा दैट। ठीक है, चलो अगला रूल है कि when a infinitives
क्वालिफाइज अ नाउन, तो प्रीपोजिशन कहाँ यूज़ करना है? प्रीपोजिशन शुड बी यूज्ड आफ्टर इन्फिनेटिव्स। ठीक है, इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? टू प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसे हम टू इन्फिनेटिव्स कहते हैं। ठीक है, तो जब हमारे सेंटेंस में कोई इन्फिनेटिव किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है या उसकी क्वालिटी को बता रहा है, तो प्रीपोजिशन को हम कहाँ रखेंगे? इन्फिनेटिव्स के बाद, अगर ज़रूरत है तो। He gave me a pen to write। ठीक, चलो ये है सेंटेंस। चलो, तो ये हमारा सेंटेंस है, ही गेव मी अ पेन टू राइट। अगला है, इट इज़ नॉट सेफ प्लेस टू लिव। ठीक, ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ जनरल रूल्स प्रीपोजिशंस के बारे में। अगली क्लास में हम ऐसे ही और रूल्स पढ़ेंगे। तो जब तक देखते रहिए हमारे चैनल को ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। धन्यवाद।